Hello students, welcome to our lecture today. We will discuss symbolism, a movement in literature and arts, and this is a brief introduction to this topic. It is an important topic from the point of view of the 20th century literature, and we see in the works, in the poetry, drama and novel, plenty of symbolism. So let's get started right away. So, to start with, symbols are nothing but but words. Words in literature, if we see words which are uh, connotative, evocative, and emotive, and along with that, there are a host of associations which are rich in emotional significance. तो शब्द जो हैं वो काफी कुछ हमें दर्शाते हैं किसी भी चीज किसी भी भाषा के बारे में एक विचार हमारे मन में आते हैं कोई चीज भी हमें याद आ जाती है शब्दों के माध्यम से और कभी-कभी हमारी भावनाएं भी उसमें बह जाती हैं हम उससे कनेक्ट भी कर पाते हैं तो शब्दों का ये पावर है कि वो हमारे दिमाग में कोई ना कोई चिन्ह को उजागर करते हैं कॉनोटेशन का मतलब कॉनोटेटिव जो यहाँ पर ये शब्द है कॉनोटेशन कॉनोटेटिव इसका मतलब है कि किसी भी प्रकार का एक विचार एन आइडिया विच इज एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड इन एडिशन टू इट्स मेन मीनिंग दैट इज कॉनोटेटिव एंड evocative means making a person think or remember something which is strong image or a feeling in a pleasant way तो किसी भी तरह का जो हमें यादों से हमारे आता है मेमोरी से कि भाई कोई शब्द हमारे दिमाग में कोई याद को ले आता है और हम उसके बारे में एक अच्छी फीलिंग के साथ सोचते हैं इमोटिव इमोटिव का मतलब है कॉजिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन एसोसिएशन कोई भी कनेक्शन लैंग्वेज ठीक है भाषा तो है ही जो इन शब्दों को बनाती है एंड दे आर रिच एंड एक्सप्रेसिव सिंबल जो है वो भाषा को बहुत रिच और एक्सप्रेसिव कर देती है और बिल्कुल एक इमोशंस जो है प्योर सेंसेशंस यहाँ पे इसका मतलब है कि बिल्कुल हमारे इमोशंस को उजागर करती है इट इज ट्रांसेंडेंटल मिस्ट्री सम काइंड ऑफ सुपरनैचुरल आप कह सकते हो इसको so we can say symbolic poetry is like mystic poetry it's like a mystery now here I have taken up an example of a flower ये lily flower है इसका हम देख लेते हैं connotative meaning it connotes a flower इसका मतलब है कि ये एक फूल को represent करता है it's a symbol of flower evocative का क्या है it evokes images of beauty and innocence इससे हम देखते हैं सुंदरता और मासूमियत innocence means मासूमियत and emotive क्या है emotions of pity resulting from suffering or oppression so those are the three points the meanings through this let's move forward let's take up the definition of symbolism so we can define symbolism as an attempt by carefully studied means, a complicated association of ideas, which is represented by a medley of metaphors to communicate unique personal feelings. ये एक definition है कि एक कोशिश है, attempt है. Carefully studied means कि काफी मेहनत से ध्यान से पढ़ा हुआ a complicated association of idea काफी पेचीदा complicated association connect काफी पेचीदा connection है किसका विचारों का जो कि एक represent किया जाता है दिखाया जाता है by a medley of metaphors का एक ग्रुप से to communicate unique personal feelings
क्या विचार हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं? यूनिक पर्सनल फीलिंग्स। सो सिंबॉलिक पोइट्री जो है उसमें पोएट जो है वो क्या कम्युनिकेट करता है? टू डिफाइनिंग फीचर्स हम देखते हैं यहाँ पे कि एक तो वो कम्युनिकेट करता है यूनिक पर्सनल फीलिंग्स फॉर विच ही मेक्स यूज ऑफ इमेज वर्ड्स। अपनी यूनिक फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए वो किसी भी तरह का चिन्ह का इस्तेमाल करता है। एंड सिंबोलिज्म इसीलिए हम कह सकते हैं डील्स विद द इन्फिनिट एंड द एब्सोल्यूट। और यीट्स जो थे उन्होंने बहुत बढ़िया बात बोली यहाँ पर। उन्होंने बोला सिंबोलिज्म गिव्स डम्ब थिंग्स वॉइसेस एंड बॉडीलेस थिंग्स बॉडीज। मतलब जिनकी आवाज नहीं है उन चीजों को एक आवाज देता है सिंबोलिज्म, चिन्ह। और जिनका कोई आकृति नहीं, आकार नहीं, उनको एक आकार देता है। क्या देता है? सिंबोलिज्म। टाइप्स में हम देख लेते हैं। टाइप्स में दो तरह के हैं, ट्रेडिशनल और पर्सनल। ट्रेडिशनल को मैंने ऑब्जेक्टिव माना है, पर्सनल को सब्जेक्टिव माना है। ट्रेडिशनल में आ जाते हैं स्टॉक सिंबल्स। एग्जाम्पल है रोज, सिंपल एंड इजी, सादा है और काफी आसान है। जैसा कि हमने यहाँ इमेज देखी है रोज फ्लावर की, इट इज अ सिंबल ऑफ ब्यूटी। पर्सनल और सब्जेक्टिव जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं इट इज डिवाइज्ड बाय द पोएट। पोएट जो है वो इस चीज को बनाता है, उसके विचार जो है एक्सप्रेस करता है। एक्सप्रेसेस द वेग फ्लीटिंग इंप्रेशंस पासिंग थ्रू हिज माइंड। उसके दिमाग में जो एक एक विचार जो आता है वो कैसे उसको एक्सप्रेस करता है, वो है एक सिंबोलिज्म। ये है पर्सनल सिंबोलिज्म। पोएट का एक्सपीरियंस दर्शाता है विच इज मिस्टिकल, एक तरह का मिस्ट्री है। अब एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखा ट्रेडिशनल का कि भाई अगर रोज है तो सिंबल ऑफ ब्यूटी सभी के लिए है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं तो हम यीट्स की पोयम है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। तो उसमें इनिसफ्री जो है वो सिंबलाइज करता है एक यूटोपिया को। यूटोपिया मतलब एक स्वर्ग जैसा एक दुनिया, स्वर्ग जैसी दुनिया जहाँ पे सब कुछ बड़ा परफेक्ट है और खुशी है वहां पे। सुख है हर प्रकार का, कोई गम नहीं है, है ना? तो इनिसफ्री जो है वो एक यूटोपिया है। इट इज इस टाइप का सिंबल। पर्सनल जो सिंबल है, सब्जेक्टिव जो है, इट इज कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट। तो इस तरह के सिंबल बड़े डिफिकल्ट होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, क्योंकि ये जो पोएट है ये उसके दिमाग में अंदर जो एक दुनिया अलग है वहां से निकल कर आते हैं। तो उसके लिए आपको पोएट को समझना जरूरी है, उसकी पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी जाननी जरूरी है। ओरिजिन्स देख लेते हैं, शुरुआत कहाँ हुई इसकी। तो यहां हम देखते हैं इट ओरिजिनेटेड इन पेरिस। अब हम ये भी कह सकते हैं कि भाई सिंबोलिज्म तो हमेशा से था। Symbols have always been used by poet. However, as a conscious movement, symbolism originated in France during the 20th century, late 19th to early 20th century, tentatively. फ्रांस में भी कहाँ? पेरिस में। और ये जो था, ये इनके जन्मदाता कौन थे? फाउंडर स्टीफन मलार। ये क्या था? इट वॉज अ रिएक्शन। रिएक्शन किसके प्रति था? अगेंस्ट नेचुरलिज्म। किसका है ये? नेचुरलिज्म भी एक तरह की फिलॉसफी थी जो एमिल जोला ने दी थी। ये सिंबोलिज्म अगेंस्ट रियलिज्म भी था। ठीक है, नेचुरलिज्म और रियलिज्म दोनों के अगेंस्ट था। एंड ये फ्रेंच जो सिंबोलिज्म था मलार में वॉज हेडिंग इट। उन्हें पसंद नहीं था कि भाई आप कहाँ पे एक्सटर्नल जो भारी दिखावा जो है वो इन्हें पसंद नहीं था। ये एम्फेसिस देता था कि भाई अंदरूनी जो एक दुनिया है उसको दिखाओ, उसको उजागर करो। They condemned mere exteriority and laid great emphasis on the treatment of the sensations or the representation of the vague fleeting impressions
that constantly pass before the mind's eye. It meant a withdrawal from life, a concentration on inner experience, and its expression through the use of symbols. So, in simple terms, it was a freedom from all great bondages. तो यहाँ हम देखते हैं कि मिस्टिसिज्म किसी भी तरह का एक मिस्ट्री, इमोशन, इमेजिनेशन, ये सब सिंबोलिज्म को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलर टू रोमांटिक मूवमेंट जो था उसी की तरह था काफी कुछ। फ्रीडम फ्रॉम ऑल बॉन्डेजेस, इट वाज गाइडेड बाय इमोशन, पूरी तरह से भावनाओं से मार्गदर्शन में था, एंड रिप्रेजेंटेशन इट वाज बाय सिंबल्स। की कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या थे? एब्स्ट्रैक्ट एंड आइडियलाइज्ड कॉन्सेप्ट्स थे कि बिल्कुल परफेक्शन क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट ऐसा विचार जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिसका कोई एग्जिस्टेंस सिर्फ इमेजिनेशन में है, जिसे हम टच नहीं कर सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट है। आइडियलाइज मीन्स परफेक्ट, तो परफेक्ट या बिल्कुल एक आदर्श जो चीज होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, उस टाइप के विचार थे। इट वॉज एस्केप फ्रॉम रियलिटी, हकीकत से एक तरह का छुटकारा। दूसरा पॉइंट है सब्जेक्टिविटी, मतलब कि जो लिख रहा है उसकी पर्सनालिटी उसमें झलकती थी। इनर वर्ल्ड ऑफ इमोशंस एंड ड्रीम्स, किसका इनर वर्ल्ड है? ये उसका इनर वर्ल्ड है जो वो चीज लिख रहा है, बना रहा है, ड्रॉ कर रहा है, उसका अंदरूनी दुनिया, इनर वर्ल्ड, उसमें इमोशंस, कौन सी भावनाएं हैं, एंड ड्रीम्स, क्या सपने हैं, उस सब का। ठीक है। एक्सप्लोरेशन ऑफ सबकॉन्शियस एंड ड्रीम्स, सबकॉन्शियस ये हम साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, और सपने, ड्रीम्स, उन सब का एक तरह की खोज, किसी चीज की खोज, वहां पे क्या चल रहा है अंदरूनी दुनिया में, सपने, फैंटेसीज, हमारे विचार, रिकरिंग ड्रीम्स, लगातार जो सपने हमें आ रहे हैं वो। synesthetic experiences and color symbolism, मतलब one sensory experience triggers another। एक हमारा जो विचार आ रहा है, एक विचार जो हमारा आ रहा है, वो कैसे दूसरे विचार को भी अपने साथ ले आता है। जैसे हमने कोई चीज देखी, देखने के बाद उस चीज को देख के हमें किसी और चीज का ख्याल आ गया, तो सेंसरी एक्सपीरियंस ट्रिगरिंग अनदर। फिर आ जाता है कलर्स रिप्रेजेंटिंग इमोशंस एंड स्टेट्स ऑफ माइंड, मतलब रंग, रंग कैसे हमारी भावनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे मस्तिष्क का जो सिचुएशन है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इट वॉज अ रिजेक्शन ऑफ नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म जो है, नेचुरलिज्म था साइंटिफिक एक थॉट था, थॉट प्रोसेस था। नेचुरलिज्म वॉज अ साइंटिफिक थॉट प्रोसेस कि हर चीज जो नेचर में है, रूल्स के बेसिस पे है, तो सिंबोलिज्म उसको रिजेक्ट करता था, और वो कहता था फ्रीडम होनी चाहिए, विचारों की दुनिया होनी चाहिए। तो ट्रांसेंडिंग द मटेरियल वर्ल्ड एंड एंगेजिंग विद द मेटाफिजिकल एंड स्पिरिचुअल, एक ऐसी दुनिया जो साइंस से आगे बढ़ सकते हैं, है ना, वो था सिंबोलिज्म। अच्छा, अब हम देखते हैं नेशनलिज्म जो है, ये हमने पिछली स्लाइड में भी किया, दोबारा कर रहे हैं। वो नेशनलिज्म जो है वो फिक्स था, रिजिड था, स्ट्रक्चर्स, जैसे कि भाई अगर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में अगर मान लो कोई रहता है, जैसे आर्मी का डिसिप्लिन होता है, बड़ा स्ट्रिक्ट होता है, वहां पे कोई रूल तोड़ने की गुंजाइश नहीं होती, संभावना नहीं होती है, so दैट इज वेरी रिजिड, रिजिड स्ट्रक्चर। सिंबोलिज्म जो था वो था डायनामिक, चेंजिंग, मतलब फ्लेक्सिबल एंड फ्री सेंसेशन। आपको इतनी आजादी है, आप इतने स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में नहीं रहते हो, तो वो सिंबोलिज्म था। ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्थर सिमोन्स जो थे, उन्होंने किताब लिखी थी, ये यीट्स, विलियम बटलर यीट्स के बड़े अच्छे दोस्त थे, इन्होंने किताब लिखी थी द सिंबॉलिस्ट मूवमेंट इन लिटरेचर, और इस किताब को उन्होंने डेडिकेट किया टू यीट्स, यीट्स को डेडिकेट किया, चीफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट मूवमेंट इन आवर कंट्री। और उन्होंने इसमें ये भी लिखा कि भाई यीट्स जो हैं वो है चीफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट मूवमेंट, दैट मूवमेंट से इनका मतलब है सिंबोलिज्म से,
इन आवर कंट्री हो जाती है आयरलैंड, ठीक है। सिंबोलिज्म के मेन जो राइटर्स थे वो कौन थे? वैसे तो और भी बहुत थे, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पे 4 मेजर राइटर्स को लिया है। विलियम बटलर यीट्स, डायलन थॉमस, विस्टन ह्यूग ऑडन एंड थॉमस स्टर्न्स एलियट, ठीक है। With that, we come to the end of our this discussion on symbolism. I hope you got a brief idea, because ये जब आप कोई भी टेक्स्ट पढ़ोगे तो भी उसमें डिटेल में ये चीज आएगी। बट इस वीडियो का पर्पस बस ये था कि थोड़ा सा आपको आइडिया दे दें। आप अगर यूजीसी नेट की भी प्रिपेयर कर रहे हो या कोई भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इट इज लाइक अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, and it will help you to read further the specific text, especially of 20th century literature. So I hope the video was useful for you. In case you have any question, you can put them in the comment box. And as I always leave you with the statement, and I will do the same this time also. Happy learning to you all.